Dear students, hello and welcome once again. हम पढ़ रहे हैं सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग और इस सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग में आज का हमारा टॉपिक है फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल। तो दोस्तों हमें पढ़ना है कि सॉइल के थ्रू हमारी सॉइल में वाटर कैसे फ्लो करता है। तो जैसे दोस्तों आपने पढ़ा है पहले कि जो सॉइल हमारी कई तरह की सॉइल होती है, जैसे कोर्स ग्रेन सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल। तो जो कोर्स ग्रेन सॉइल है उसमें ग्रेवल्स और सैंड आ जाती है। फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर सिल्ट और क्ले आ जाती है। तो हमें ये पढ़ना है कि उनके जो सॉइल है हमारी उसके अंदर जो वाटर है वो फ्लो कैसे करता है। तो इसको पढ़ने के लिए हमें एक सॉइल की प्रॉपर्टी है जिसको कि बोलते हैं परमिएबिलिटी। तो हमें वो पढ़ना जरूरी है कि परमिएबिलिटी क्या होती है। तो जो परमिएबिलिटी है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉइल विच परमिट्स द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू इट। इट मीन जो सॉइल है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी। तो उस परमिएबिलिटी की वजह से ही सॉइल के अंदर से वाटर जो है फ्लो होता है। तो अगर हमारी सॉइल अगर इम्परमिएबल हो, या इसको हम इम्परवियस सॉइल भी बोल देते हैं, इम्परवियस सॉइल। इम्परवियस सॉइल का मतलब एक ऐसी सॉइल विच डो नॉट अलाउ द वाटर टू फ्लो थ्रू इट इजीली। मतलब आसानी से उसके अंदर से अगर पानी फ्लो ना कर पाए तो उस तरह की सॉइल को हम बोलते हैं इम्परवियस सॉइल। और इफ इट अलाउज टू फ्लो इट इजीली, तो उस तरह की सॉइल को हम बोलते हैं परवियस सॉइल। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सैंड है या ग्रेवल्स है, तो जिसके की जो पार्टिकल साइज होता है बड़े होते हैं, तो उन बड़े साइज के पार्टिकल्स होने की वजह से उसके अंदर वाटर इजीली फ्लो कर सकता है। और जो फाइन ग्रेन सॉइल होती है, सिल्ट है, क्ले है, तो उसके अंदर जो इंटर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है, तो उसकी वजह से वो उसके अंदर से वाटर जो है इजीली फ्लो नहीं कर पाता। तो उस तरह की सॉइल को हम बोलते हैं इम्परवियस सॉइल। तो दोस्तों जैसे अभी आपने देखा कि जो सॉइल है हमारी, अब किसी सॉइल के अंदर से पानी फ्लो कर जाता है, किसी में से नहीं करता या बहुत मुश्किल से करता है। तो हमें जो सॉइल है उसकी उसके हिसाब से उसका हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे भी आपने देखा कि भाई जो सॉइल है हमारी उसमें से पानी फ्लो कर जाए, तो अगर जो हमारी फ्लोरिंग होती है, फर्श होते हैं जहाँ पर हम बनाते हैं, उसमें नीचे जो फिलिंग करते हैं सॉइल की, तो उसके अंदर हमारी सॉइल की फिलिंग इस तरह से होनी चाहिए कि जब उसके अंदर से अगर वाटर का फ्लो हो तो इजीली हो जाए, जब उसके ऊपर जो पानी आए तो वो इजीली एकदम से निकल जाए नीचे। ये जैसे हमारे लॉन्स होते हैं, तो लॉन के अंदर अगर सॉइल हमारी इस तरह से होगी कि जब बारिश का पानी उसमें आएगा, तो अगर उसमें पानी अगर रुक जाएगा तो वो खड़ा रहेगा वहां पर, अगर इम्परवियस सॉइल होगी तो। और अगर सॉइल हमारी परवियस होगी तो उसके अंदर पानी फ्लो करके नीचे चला जाएगा। तो वहां पर हमें परवियस सॉइल चाहिए। और अगर जैसे मान लिया अगर हम बात करें अगर कैनाल की, तो अगर हमारी अगर अर्दन कैनाल है, तो अगर अर्दन कैनाल अगर उसके अंदर जो मिट्टी है, सॉइल की जो साइड्स हैं उसकी कैनाल की, अगर वो परवियस होंगी, तो उसके अंदर जब वाटर फ्लो करेगा तो सारा का जो मैक्सिमम पानी तो हमारा साइड से चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो आगे कैनाल में कैसे फ्लो करेगा। तो हमें उस कैनाल के अंदर जो सॉइल होनी चाहिए हमारी, उसके अंदर जो फीलिंग किस तरह से होनी चाहिए कि वो सॉइल हमारी वो इम्परवियस हो, ताकि उसके अंदर से पानी, सॉइल के अंदर से वाटर जो है वो नीचे फ्लो ना कर पाए। तो इस तरीके से हमें ये पता होना चाहिए कि सॉइल की जो जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी क्या परमिएबिलिटी है, कहाँ पर उसका क्या यूज है। तो दोस्तों ये हमारी इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो जैसे हम देख सकते हैं जो सॉइल है हमारी, इसकी इंपॉर्टेंस किस तरह से, कहाँ कहाँ पर इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं इंजीनियरिंग के अंदर। तो जैसे अगर मान लिया हमें फाउंडेशन बनानी है, तो फाउंडेशन के अंदर जो हमारी जो नीचे वाटर टेबल है, तो उसके हिसाब से हम उसकी फाउंडेशन को डिजाइन करते हैं। तो अगर मान लिया उसके अंदर जो फाउंडेशन के अंदर जब वो उसमें वाटर टेबल उसके हिसाब से उसमें अगर सेटलमेंट होगा, तो अगर हमें ये पता होगा कि सॉइल का हमारा नेचर किस तरह का है, तो हम उसके अंदर ये पहले डिसाइड कर सकते हैं कि सॉइल में कितना उसकी वजह से सेटलमेंट होने जा रहा है, ताकि हम उसका अपना फाउंडेशन का डिजाइन उस हिसाब से कर सकें।
अब इसका दूसरा यूज ये है कि अगर मान लिया हमारे पास अगर कोई वाटर लॉग्ड एरिया है, वाटर लॉग्ड एरिया मतलब इसके अंदर पानी अगर खड़ा है मान लीजिए किसी वजह से भी, तो उसके अंदर से अगर हम उसको पानी को निकालना है उस वाटर लॉग्ड एरिया से, तो पानी को उसके लिए किस तरह का ड्रेनेज सिस्टम अडॉप्ट किया जाए ताकि हमारे पानी उसमें से निकल जाए। तो वो कभी सिस्टम कैसे पता लगे, हमें उस सॉइल की अगर परमेबिलिटी पता होगी तो ही हम ये काम कर सकते हैं। इसी तरह से तीसरा पॉइंट जो बताया मैंने अभी आपको कि सीपेज थ्रू कैनाल एंड अर्दन डैम्स। तो जो हमारे अर्दन डैम्स हैं या कैनाल्स हैं, अब उस कैनाल के अंदर से पानी का सीपेज होता है, थोड़ा बहुत तो सीपेज होगा, लेकिन अब वो कितना सीपेज होगा और फिर उसके हिसाब से टेल तक हमारा पानी कितना पहुंचेगा, तो ये सब हमें पहले से ही पता होना चाहिए ताकि हम उस कैनाल का डिजाइन उसका साइज इस हिसाब से रख सके कि पानी हमारा हेड से लेकर टेल तक पहुंच जाए। इसी तरह से इसका चौथा यूज है डिवाटरिंग ऑफ फाउंडेशन। फाउंडेशन मतलब अगर हम कहीं पर फाउंडेशन खोद रहे हैं, तो अगर मान लीजिए उसके अंदर पानी का वाटर टेबल बहुत ऊपर है, तो वाटर टेबल बहुत ऊपर है, तो जब फाउंडेशन खोदेंगे तो उसमें फाउंडेशन में पानी आ जाए, वाटर आ जाएगा, तो हमें वो पानी निकालना पड़ेगा ताकि उसके अंदर कंस्ट्रक्शन वर्क हो सके। तो वो सभी चीजें उस चीज पर डिपेंड करेगी कि सॉइल की परमेबिलिटी कितनी है, तो कितना पानी उसमें आता रहेगा, कब तक हमें उसकी डिवॉटरिंग करनी है। इसी तरह से इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है दैट इज यील्डिंग ऑफ द वेल। वेल हमने जब हम खोदते हैं तो कुओं के अंदर पानी आता है, तो वो कुएं के अंदर हमें ये पता होना चाहिए भाई जो डिफरेंट लेयर्स है उनकी परमिएबिलिटी कितनी है, क्योंकि पानी कुएं के अंदर साइड से ही आएगा। तो अगर मान लिया वो जो सॉयल हमारी जो कुएं जहाँ पर हमने खोदा है, अगर वहां पर जो सॉयल उसकी लेयर्स अगर इनपरमिएबल है, तो दे वोंट अलाउ द वाटर टू कम इन द वेल। तो उसके हिसाब से फिर हमें ये पता लगेगा कि भाई जो सॉयल जो हमारा कुआं है उसमें कितना पानी हमें मिलेगा। तो उसकी परमिएबिलिटी को देखते हुए हम कुएं की वेल की ये देख सकते हैं कि सॉइल की ये वो जो वेल है हमारा उसमें से कितना यील्ड होगा, उसका कितना उसकी पानी उसमें से हम ले सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारे इसके इंपॉर्टेंस है सॉइल की ये परमिएबिलिटी के, जो कि एक सॉइल इंजीनियर को या एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर को पता होना चाहिए। तो दोस्तों मेरा आपसे ये अनुरोध है कि जो ये वीडियो है हमारी, इसको आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, क्योंकि इसके अंदर जब तक आप इसको लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको इसके पूरे इस वीडियो के बारे में पता नहीं लगेगा। ये हमारा जो टॉपिक है बहुत ही आसान टॉपिक है, इसको जब तक आप थोरोली पूरा लास्ट तक इसको देखिए, और लास्ट तक देखने के बाद फिर आपको इसके पूरे टॉपिक के बारे में पता लगेगा कि परमिएबिलिटी क्या होती है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज जो ये अभी परमिएबिलिटी है सॉइल की, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए एक साइंटिस्ट हुए हैं डार्सीज, तो उन्होंने 1854 के अंदर एक लॉ दिया जिसको कि हम डार्सी लॉ बोलते हैं। तो जो डार्सी लॉ है, इस डार्सी लॉ के को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसके अंदर दो कंडीशंस भी हमें पता होनी चाहिए। तो एक तो हमारी कंडीशन ये है कि जो सॉयल के अंदर से जो फ्लो हो, वो फ्लो होना चाहिए हमारा लैमिनार। लैमिनार मीन द फ्लो विल टेक्स प्लेस इन ए लेयर, द पार्टिकल विल नॉट क्रॉस ईच अदर। तो इसका मतलब है कि जो फ्लो है हमारा लेमिनार होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि जो सॉइल है वो सेचुरेटेड होनी चाहिए, फुली सेचुरेटेड। और जो सॉइल है हमारी सैंड, क्ले, सिल्ट, इस तरह की सॉइल होनी चाहिए। तो उसके अंदर से अगर हम ये निकालें कि भाई जो हमारे जो उसके अंदर परमिएबिलिटी क्या है, तो उसके लिए डार्सी लॉ क्या कहता है कि द लेमिनार for laminar flow through the saturated soil mass, the discharge per unit time is directly proportional to the hydraulic gradient। जो सॉइल है हमारी उसके अंदर से जो डिस्चार्ज हो रहा है, जो फ्लो हो रहा है, वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का मतलब ये है कि जैसे हम ये नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि जैसे आपको दिखाया गया एक सॉइल सैंपल है हमारा, तो इस सॉइल सैंपल के अंदर जैसे यहाँ पर एक सॉइल सैंपल भरा हुआ है, यहाँ पर इसका इनलेट है और यहाँ पर इसका आउटलेट है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हेड अवेलेबल है, और यहाँ पर जाने के बाद हमारे पास नेट हेड कितना बच गया। तो जितना हेड यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है उसके अंदर से अगर हम इसको घटा दें, तो हमारे पास फ्लो करने के बाद जो बचा हेड, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होता है, दैट डिफरेंस विच गिव्स यू द हेड लॉस। हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक हेड लॉस हो गया। तो इस हेड लॉस कितने डिस्टेंस में हुआ, एल लेंथ में हुआ।
तो जो इसकी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होगी, तो दैट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट विल गिव यू द H/L। H का मतलब जो हमारा हेड लॉस हुआ वो, और L इज द लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन, जिसके अंदर से सॉइल फ्लो करके, जो वाटर है जो फ्लो करके गया इस सॉइल में से। तो दैट रेशो H, डेल्टा H भी बोल देते हैं इसको हम, तो डेल्टा H/L, दिस गिव यू द डेल्टा H/L, दिस गिव यू द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो जो सॉइल के अंदर जो फ्लो हो रहा है वो इस हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना इसके अंदर से ये हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होगा, ज्यादा होगा, उतना ही उसमें फ्लो ज्यादा होगा। तो जैसे इसके अंदर हमारा फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू, Q का मतलब डिस्चार्ज, Q इज इक्वल टू KIA। K इज द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, I इज द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, और A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब जिस एरिया के थ्रू हमारा फ्लो हो रहा है। तो इसको हमने क्या किया, ए को यहाँ ले आए, तो Q बाई A इज इक्वल टू KI। तो Q बाई A का मतलब वेलोसिटी, डिस्चार्ज वेलोसिटी, इसको हम डिस्चार्ज वेलोसिटी बोलते हैं कि भाई डिस्चार्ज ये हमारी इसके अंदर से हो रहा है तो इसकी क्या वेलोसिटी है, V इज इक्वल टू KI। तो ये हमारा फार्मूला है डार्सीज लॉ का, डार्सीज लॉ का। तो K की वैल्यू अगर हम निकालें तो K विल बी इक्वल टू हाइड्रोलिक ग्रेड, इसका जो कोफिशिएंट होगा K विल बी इक्वल टू V अपॉन I। तो इस तरीके से हम हाइड्रोलिक कोफिशिएंट, डार्सीज कांस्टेंट ऑफ परमेबिलिटी, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको हम बहुत जगह पर इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों मैंने इसके अंदर दो कंडीशंस भी आपको बताई है कि जो ये हमारा डार्सीज लॉ है, इट इज वैलिड ओनली व्हेन द सॉइल इज सैचुरेटेड एंड द फ्लो इज लैमिनार। तो ये आपने देखा है कि इस तरीके से हमने ये डिस्चार्ज की वैल्यू निकाली है, Q इक्वल V इंटू A, और हमने क्या किया, यहाँ पर V की जगह रख दिया, ये जो था हमारे पास KI और A रह गया, तो I की जगह पर हमने रख दिया डेल्टा H/L। ये हमारा फॉर्मूला बन गया Q इज इक्वल टू K डेल्टा HA/L। तो इस तरीके से ये हमारा डार्सीज लॉ है। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो अब हम ये देखेंगे कि जो परमेबिलिटी है किसी भी सॉइल की, वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जो परमेबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, किसकी वजह से परमेबिलिटी ज्यादा होती है और किस पॉइंट, किस कारण से परमेबिलिटी कम हो सकती है। तो जैसे सबसे पहला ये हमारा पॉइंट है पार्टिकल साइज। तो जो पार्टिकल का साइज है, जो सॉइल ग्रेन्स हैं उनका क्या साइज है। तो जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि जितना बड़ा हमारा पार्टिकल का साइज होगा उतने ही ज्यादा उनके अंदर आपस में वॉइड्स होंगे पार्टिकल्स के बीच में, और उन वॉइड्स के बीच में से उतना ही ज्यादा फ्लो करने की स्पेस होगी। तो उस वजह से जितना पार्टिकल का साइज ज्यादा होगा उसके अंदर से परमेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो जैसे ग्रेन हमारा, अगर सैंड का ग्रेन साइज बड़ा होता है तो इसलिए परमेबिलिटी ज्यादा होती है। क्ले पार्टिकल सबसे छोटा पार्टिकल होता है क्ले का, तो इसलिए क्ले की जो परमेबिलिटी है वो सबसे कम होती है। इसके बाद दूसरा हमारा पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ पोर फ्लूइड। पोर फ्लूइड का मतलब है जो फ्लूइड उसमें से फ्लो कर रहा है उसकी क्या प्रॉपर्टीज है। तो वो प्रॉपर्टीज, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज भी इस पर, इसकी परमेबिलिटी को अफेक्ट कर सकती हैं। जैसे मान लिया अगर किसी सॉइल की अगर विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है तो उसके अंदर से उसकी परमेबिलिटी कम हो जाएगी। अगर उसका टेम्परेचर ज्यादा है, पानी जो वाटर जो फ्लो कर रहा है, इफ इट्स टेम्परेचर इज हाई, मोर टेम्परेचर है, तो उसकी परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, अगर परमेबिलिटी, अगर उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी, तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी तो परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से हमारा तीसरा पॉइंट है वॉइड रेशियो। तो वॉइड रेशियो जो होती है, जैसे अभी पहला पॉइंट था कि जो जितने बड़े साइज के पार्टिकल्स होंगे उनके अंदर उतनी ज्यादा वॉइड रेशियो होगी। और वॉइड रेशियो में लेंगे गैप, उनके पार्टिकल्स के बीच में गैप। तो जितना ज्यादा उनके अंदर गैप होगा उसकी परमेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। चौथा पॉइंट है हमारा शेप ऑफ द पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स हैं उनकी शेप किस तरह की है। जैसे अगर मान लिया पार्टिकल्स की शेप अगर सर्कुलर है, राउंडेड शेप्स हैं, या अगर मान लिया हो, जैसे मान लिया जैसे कोनिकल हो या जैसे ट्रायंगुलर शेप में हो, तो उस केस के अंदर जो सॉइल के जो पार्टिकल्स है उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। जो अगर राउंडेड पार्टिकल्स हैं तो उसके अंदर सरफेस एरिया कम होगा। तो अगर सरफेस एरिया कम होगा तो उसके अंदर से फ्लो इजी होगा। तो जितना अगर इसका मतलब है जो राउंडेड अगर हमारे अगर शेप्स हैं पार्टिकल्स की, तो उसके अंदर से परमेबिलिटी ज्यादा होगी।
और अगर शेप अगर राउंडेड नहीं है तो उसके अंदर से परमेबिलिटी फिर कम होगी। इसी तरह से स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल मास, जो सॉइल मास है हमारा उसका स्ट्रक्चर किस तरह से, अगर मान लो स्ट्रेटिफाइड है, अगर वर्टिकल अगर डिफरेंट डिफरेंट अगर उसके अंदर लेयर्स बनी हुई हैं तो उसके अंदर से जो परमेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। अगर वो हैफजार्ड वे के अंदर अगर सॉइल पार्टिकल्स हैं तो उसके अंदर से वो उसकी परमेबिलिटी कम हो जाएगी। इसी तरह से हमारा छठा पॉइंट है डिग्री ऑफ सेचुरेशन। डिग्री सेचुरेशन का मतलब ये कि जो सॉइल है हमारी उसके अंदर वाटर कितना है। अगर मान लो उसके अंदर अगर एयर वॉइड्स हैं, अगर सॉइल के अंदर इफ देयर आर एयर वॉइड्स सो दे विल डिस्टर्ब द फ्लो ऑफ वाटर, पानी को वो अपने अंदर से फ्लो करने नहीं देंगे। और अगर सारे के सारे अगर वॉइड्स अगर इफ दे आर फिल्ड विद वाटर, इफ द सॉइल इज फुली सेचुरेटेड, तो उसके अंदर से फ्लो ज़्यादा आसानी से होगा। तो इसी वजह से अगर सॉइल की डिग्री ऑफ सेचुरेशन अगर 100% है तो इट मीन्स उसके अंदर से फ्लो ऑफ मतलब परमेबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी। इसी तरह से सॉइल के अंदर अगर इम्प्योरिटीज होंगी, मतलब वाटर के अंदर अगर इम्प्योरिटीज है, जो वाटर फ्लो कर रहा है, इफ इट कंटेन सर्टेन इम्प्योरिटीज, उसमें कुछ तरह से इम्प्योरिटी मिली है, कुछ इस तरह कोई डस्ट पार्टिकल या इस तरह कोई वेजिटेबल कुछ इस तरह से मिला हुआ है, तो उसकी वजह से भी उसकी परमिएबिलिटी कम होगी। तो इस तरीके से दी जाए द सर्टेन फैक्टर्स विच अफेक्ट द परमिएबिलिटी। अब उसके बाद अब एक नया टॉपिक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको बोलते हैं सीपेज वेलोसिटी। तो अभी दोस्तों अभी हमने पहले पढ़ा था जैसे अभी कि जो फ्लो हो रहा है हमारा किसी भी क्रॉस सेक्शन के थ्रू, तो उसके अंदर से जो वेलोसिटी होती है उसको हम डिस्चार्ज वेलोसिटी बोलते हैं। लेकिन तो हमने उसके अंदर ये माना है कि जो डिस्चार्ज हो रहा है वो हमारा पूरे क्रॉस सेक्शन के बीच से डिस्चार्ज हो रहा है। ये हमारा क्रॉस सेक्शन था तो उसके अंदर से डिस्चार्ज हो रहा है। लेकिन हम अगर एक्चुअल में देखें, इन एक्चुअल कंडीशंस जो डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज तो हो रहा है वो थ्रू पोर्स या थ्रू जो होल्स जो उसके अंदर वॉइड्स हैं उनके अंदर से इंटरकनेक्टेड पोर जो है, एक्चुअल में डिस्चार्ज तो उसके थ्रू ही हो रहा है। तो अगर हम उसकी अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करें, द वेलोसिटी थ्रू द पोर, जो पानी उसके अंदर से फ्लो कर रहा है, अगर हम उसका सिर्फ उतना एरिया लें, मतलब जितने वॉइड्स हैं टोटल एरिया ना लेकर उसकी जगह हम सिर्फ अगर एरिया ऑफ वॉइड्स लें, तो मतलब जो डिस्चार्ज हो रहा है डिस्चार्ज को अगर हम एरिया ऑफ वॉइड से डिवाइड कर दें तो दैट विल गिव यू द सीपेज वेलोसिटी। तो इसका मतलब यह है कि जो सीपेज वेलोसिटी होती है हमारी वो डिस्चार्ज वेलोसिटी से ज्यादा होती है। तो जैसे अगर हम v से अगर उसको डिफाइन करें तो इट इज इक्वल टू, ये हमारी जो है डिस्चार्ज वेलोसिटी है, इट इज इक्वल टू एन वी एस। एन वी एस, वी एस इज ए सिंगल वर्ड, वी एस मतलब दिस इज द सीपेज वेलोसिटी, एन इज द पोरोसिटी। तो जो सॉइल की हमारी पोरोसिटी होती है उस पर डिपेंड करती है। जो हमारी जो डिस्चार्ज वेलोसिटी है इट इज ऑलवेज लेस देन द सीपेज वेलोसिटी, क्योंकि वो हमेशा ही कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि जो हमने डिस्चार्ज वेलोसिटी निकाली है इसके अंदर हमने लिया है टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। जब हम सीपेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो इन दैट केस वी हैव कंसीडर्ड ओनली द एरिया ऑफ द वॉइड्स एवी। तो इसलिए जो वेलोसिटी उसके अंदर से जब फ्लो कर रहा है वाटर हमारा, तो उसके अंदर से जो वेलोसिटी होती है उस वेलोसिटी को हम सीपेज वेलोसिटी बोलते हैं। तो दोस्तों अब हमारा जो ये परमेबिलिटी है, अब हम इसको लेबोरेटरी में इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं कि भैया जो हमारी जो परमेबिलिटी है इसका कोफिशिएंट के की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है, तो वी वांट टू कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इन द लैब। तो लैब में हम परमिट इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक को बोलते हैं हम कांस्टेंट हेड मेथड, कांस्टेंट हेड टेस्ट बोलते हैं, और दूसरा है हमारा फॉलिंग हेड टेस्ट। तो जो ये दोनों तरह के टेस्ट हैं ये डिपेंड करता है कि हमारा जो सॉइल है उसकी नेचर, उसका टाइप कौन सा है। तो स्टूडेंट जो ये कांस्टेंट हेड मेथड है हमारा या कांस्टेंट हेड टेस्ट है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं सैंडी सॉइल के लिए, मतलब नॉन कोहेसिव सॉइल, मतलब कि जो सैंड है जिसके अंदर की जो डिस्चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, परमेबिलिटी उसकी, क्योंकि सैंड की परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए उसके अंदर से जब हम फ्लो अगर होगा उसके अंदर से तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लो होगा। तो उसके लिए जैसे अभी पीछे आपने देखा था
जो आपको सॉइल स्पेसिमेन दिखाया था कि उसके अंदर जो हमने सॉइल वाटर पास कर रहे थे, तो उसके अंदर जो ये हमारा फ्लो बहुत जल्दी हो जाएगा, तो उसको हम चेक नहीं कर पाएंगे, वेलोसिटी को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर हेड को कांस्टेंट रखते हैं। हेड का कांस्टेंट मतलब इसके अंदर से, जैसे ये हमारा ये सॉइल स्पेसिमेन है, इसको परमीमीटर बोलते हैं, तो इसके अंदर पानी इसके अंदर से नीचे निकलता रहेगा, जैसे इधर दिखाया गया है, उधर कलेक्ट होता रहेगा। तो हम इस तरह से इसका ऐसा हिसाब किताब बनाएंगे कि जितना इसके अंदर से पानी निकले उतना ही इसके अंदर से आता रहे। हेड का मतलब ये जो हेड है हमारा, इट शुड रिमेन कांस्टेंट, ये हमारा हेड कांस्टेंट रहे। इस एच की वैल्यू जो डिफरेंस ऑफ हेड है, इट शुड रिमेन कांस्टेंट। तो इस तरीके से जब हमारी सॉइल, अब कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए हम इस तरह के इस टेस्ट को अप्लाई करते हैं। कांस्टेंट हेड मतलब जो कोर्स ग्रेन सॉइल है, या जिसको हम बोलते हैं सैंडी सॉइल भी बोल देते हैं, या इसको परवियस सॉइल भी बोल देते हैं, तो उस तरह की सॉइल के लिए हमारा टेस्ट एप्लीकेबल है। तो इसके अंदर जो के की वैल्यू है, ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है, इट इज इक्वल टू वी एल डिवाइडेड बाई एच ए टी। एच ए टी मतलब इसके अंदर से जो इसके अंदर एक टाइम के अंदर जितना वाटर कलेक्ट हुआ, और ये हेड है हमारा, ए इज द एरिया ऑफ द परमियोमीटर, जो परमियोमीटर है हमारा, इसका एरिया कितना है, टी टाइम है, ये टी टाइम है हमारा, एल इज द लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन। तो ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है, इसको हम ड्राइव कर सकते हैं, बहुत आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। इसके अंदर जितना डिस्चार्ज है उसको इससे हम फॉर्मूले से इक्वेट कर देंगे, तो ये हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको ये दोस्तों ये फार्मूला याद रखना है, K is equal to VL divided by HAT. So this formula is used for pervious soil, और this formula is constant head method. तो ये डायग्राम भी आपको याद करना है और ये फॉर्मूला भी आपको याद करना है। हमारा नेक्स्ट है फॉलिंग हेड मेथड। तो जो फॉलिंग हेड मेथड है, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द impervious soil. Impervious soil means this method is used for the clay soil. तो क्लेई सॉइल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो क्लेई सॉइल है हमारी, उसके अंदर फ्लो ऑफ वाटर इज वेरी लेस, बहुत कम उसके अंदर फ्लो होता है। तो इस वजह से इसके अंदर हमने क्या किया, इसका हेड पहले फिक्स कर दिया। कभी हमारा इनिशियल हेड H1 है और फाइनल हेड है हमारा H2, तो उसको H1 से H2 आने में जितना टाइम लगा, तो उसके हिसाब से हम इसके अंदर जो डिस्चार्ज इसके अंदर कैलकुलेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और फिर इसके हिसाब से हम इसको कोफिशिएंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो जो K विल गिव यू द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी फॉर द इम्परवियस सॉइल। तो उसके लिए फॉर्मूला है 2.30 AL डिवाइड बाई AT log 10 H1 by H2। तो H1 H2 आपको पता है, इनिशियल हेड और फाइनल हेड। L इज द लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन। स्मॉल a, व्हाट इज स्मॉल a? स्मॉल a इज द एरिया ऑफ द स्टैंड। ये हमारी जो एरिया ऑफ द ये ट्यूब है, ये ट्यूब आपने लगाई है, इस ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। और कैपिटल A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस सैंपल। इस परमियोमीटर का जो सॉइल सैंपल है हमारा, उसका एरिया है A। तो ये उसका एरिया है, स्मॉल एरिया का ट्यूब है। तो इस तरीके से वी कैन कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी फॉर द इम्परवियस सॉइल। तो क्योंकि इसके अंदर हमने हेड को नीचे इसका गिर रहा है, हमने इसको कांस्टेंट नहीं रखा है, इसके अंदर H1 से H2 हमारा हेड आ गया, तो इस वजह से ये जो फॉर्मूला, ये जो हमारा मेथड है, इसको हम फॉलिंग हेड मेथड बोलते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लैब के अंदर सॉइल की कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं फॉलिंग हेड मेथड से और कांस्टेंट हेड मेथड से। तो दोस्तों जो ये आपने देखा कि जो हमारी परमेबिलिटी है, इसको हम मापते हैं। इट्स यूनिट इज, इट मे बी इन सेंटीमीटर पर आवर, इट मे बी मिलीमीटर पर आवर, इट मे बी सेंटीमीटर पर डे। क्योंकि अगर मान लिया परमेबिलिटी बहुत कम हो, तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं सेंटीमीटर पर डे। एक दिन के अंदर कितना सॉइल हमारी उसमें से सॉइल में से वाटर ने फ्लो किया, तो दैट विल गिव यू CM पर डे। तो दिस इज द कोफिशिएंट, मतलब इट इज दिस इज द यूनिट ऑफ परमेबिलिटी। तो आपको परमेबिलिटी यूनिट भी होना पता होना बहुत जरूरी है कि भाई किस यूनिट में इसको हम लेते हैं परमेबिलिटी को। तो इट मे बी सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर डे, MM पर ओवर, सेंटीमीटर पर ओवर। तो मतलब
मतलब नीचे टाइम है और ऊपर डिस्टेंस है, ऊपर डिस्टेंस नीचे टाइम। टाइम और डिस्टेंस के बीच में, क्योंकि ये वेलोसिटी की यूनिट है, तो मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड, तो उस तरीके से हम इस तरह से सॉइल की परमेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो ये बीआई स्टैंडर्ड के हिसाब से कुछ जो सॉयल है हमारी, उसके नेचर के हिसाब से हमने उसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया है। तो आमतौर पर जो ये कोऑफिशिएंट परमेबिलिटी होती है, ये सेंटीमीटर पर सेकंड में दी गई है। ग्रीन ग्रेवल के लिए, सैंड ग्रेवल के लिए मिक्सचर है, फाइन सैंड, सिल्ट सैंड, तो ये अलग अलग इसकी ये वैल्यूज हैं कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की। तो 1 से लेकर 100 तक वैल्यू होती है क्लीन ग्रेवल की। सैंड ग्रेवल की 10 की पावर -2 से लेकर 10 तक होती है। क्लीन ग्रेवल की 10 की पावर -2 से 1 तक 1 तक होती है। तो इससे अलग अलग वैल्यूज हैं, तो ये हमें याद रखनी चाहिए। जैसे जैसे हम जा रहे हैं, ए की वैल्यू घटती जा रही है, इतनी कम होती जा रही है, क्योंकि इसकी परमेबिलिटी कम होती है। तो दोस्तों ये आपने वीडियो देखी, तो दिस वाज ऑल अबाउट द परमेबिलिटी। तो सॉइल की जो परमेबिलिटी है उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो मुझे आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।